मिश्रा शामिल हैं। बिना कमेटी के निर्णय एक भी काम नहीं हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिवन सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ जा रही यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम में कल सभी निवेशक शिरकत करेंगे। जापानी निवेशक सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 200 से अधिक जापानी कंपनियों के सीईओ हिस्सा लेंगे। राज्य के विनिर्माण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य के विनिर्माण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। कल कार्यक्रम आयोजित होगा और यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ बताएंगे जापानी कंपनियों के सीईओ को 200 से अधिक जो सीईओ शामिल होंगे उन सीईओ को कल सीएम योगी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या अपार संभावनाएं हैं और कैसे जापान उत्तर प्रदेश में निवेश कर सकता है और लाभ की स्थिति पा सकता है। ऐसे में यूपी सरकार की फ्लेक्सिबल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर के सरकार लगातार निवेशकों से, उद्योगपतियों से मुलाकात कर ही रही है। और कल इसी कड़ी में आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। वहां से उन्होंने यूपी और जापान के इन्वेस्टमेंट मीट को लेकर के उन्होंने न्योता दिया था उत्तर प्रदेश आने का, और उस न्योता को स्वीकार किया है सभी जापानीज इन्वेस्टर्स ने, और वो पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी सीईओज को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आगरा से। आगरा में 240 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी और उप गवर्नर जुनिची इशिदेरा के नेतृत्व में पहुंचे डेलीगेशन का ताजमहल पर पुष्प वर्षा करके और ब्रज के मयूर नृत्य से स्वागत हुआ है पारंपरिक तौर पर। देखिए, गवर्नर कोटारो नागासाकी ने सपत्नीक ताजमहल का दीदार किया और स्मारक की भव्यता से अभिभूत नजर आए। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, डीएम मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। दौरे का उद्देश्य यूपी और जापान के बीच निवेश, व्यापार, पर्यटन, विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। ताजमहल भ्रमण के बाद प्रतिनिधिमंडल लखनऊ रवाना हो गया है। आगरा और डेवलपमेंट में, सब डेवलपमेंट में दोनों एक दूसरे के नजदीक आकर के एक और तकनीक और नए नए इनोवेशन के माध्यम से जापान की भूमिका और युवा शक्ति, युवा ऊर्जा के साथ चमकता दमकता उत्तर प्रदेश की ऊर्जा के साथ दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा। यूपी के बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में डेयरी कॉन्क्लेव स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1500 से ज्यादा किसान, पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, उद्यमी और निवेशक शामिल हुए। मुख्य अतिथि पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार दूध उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन, कोल्ड चेन और डेयरी उद्योग की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत कर रही है। मंत्री ने बताया कि बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ मंडल में करीब 2200 लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए 1200 लाख रुपए से अधिक की अनुदान राशि दी गई है। वहीं मंत्री ने कांग्रेस और अखिलेश यादव पर भी राजनीतिक हमला बोला। बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, लखनऊ मंडल के दुग्ध उत्पादक किसान बहनों भाइयों का कार्यक्रम था। इसमें वैसे भी हमारे साथ ये अपना एसीएस और दुग्ध आयुक्त और एमडी, सभी कमिश्नर बरेली, सभी स्तर के अधिकारी और पशुपालक मित्र यहाँ उपस्थित रहे, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है किसान की आय दोगुनी हो। किसान की दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से भी होगी। तो आज हमारा उत्तर प्रदेश देश में
दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और दुग्ध उत्पादन हम बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश में अच्छा दुग्ध उत्पादन करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। हमारे पास अच्छी योजनाएं हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, इसमें 25 गायों की, 50 गायों की, 10 गायों, 5 गायों तक की स्कीम है। इसमें 50% का अनुदान है। और बढ़ेगा खबर यूपी के मिर्जापुर से। मिर्जापुर में मझवा विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है। पूर्व प्रत्याशी रोहित शुक्ला लल्लू के नेतृत्व में आमघाट पुल पर प्रदर्शन करके प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई गई। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व विनोद कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आमघाट ओवरब्रिज में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच, डिवाइडर और स्पीड गार्ड रेलिंग लगाने, बिजली की समस्याओं के समाधान और जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग की गई। इसके अलावा मां अष्टभुजा देवी मंदिर से चोरी हुए 21 किलो के घंटे की बरामदगी और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। यूपी मिर्जापुर में आमघाट पुल पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। ओवरब्रिज जांच समेत कई मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन, इसमें अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उठाया है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने तिरंगा यात्रा निकाली है। यात्रा अकबरपुर ब्लॉक से शुरू होकर के जिलाधिकारी कार्यालय के पास स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंची। इसमें जिले के सभी 9 ब्लॉकों से आए ग्रामीण सफाई कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर के पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर के नारेबाजी भी की। यात्रा की अगुवाई संघ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार मौर्य ने की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करना जरूरी है। संघ ने सरकार से जल्द मांग पूरी करने की अपील की है। आज जनपद अंबेडकर नगर के समस्त सफाई कर्मचारी यहाँ एकत्रित होकर ओपीएस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना जी जान लगा दिए हैं। और ये अभी तो शुरुआत है। जैसा हम लोगों को प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जैसा दिशा निर्देश होगा, आगे हम लोग ओपीएस के लिए पूर्णतः तैयार हैं। और जब तक पुरानी पेंशन हम लोगों की बहाल नहीं हो जाती है, संघर्ष अनावरत जारी रहेगा। और चूंकि हम समस्त कर्मचारियों के साथ आज तिरंगा यात्रा पर निकले हैं, तो तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए हम समस्त अपने कर्मचारियों को जरूर धन्यवाद देंगे। और जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो जाती, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। आगे और भी यदि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। अभी तो फिलहाल तिरंगा यात्रा के भरोसे हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं सरकार से, शांतिपूर्वक ढंग से नवीन पेंशन योजना को समाप्त करते हुए। यूपी के अमरोहा के राजकीय इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह के यादव ने विद्यार्थियों के साथ प्रेरक संवाद किया। डीएम ने छात्रों से कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, नियमित पढ़ाई और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य और चिड़िया की आंख का उदाहरण देकर के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की सीख दी। अधिकारियों ने मोबाइल का इस्तेमाल ज्ञान और करियर के लिए करने की सलाह भी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास को सफलता का आधार बताया। छात्रों को साइबर अपराध, नशे और यातायात नियमों को लेकर भी जागरूक किया गया। यूपी के अमरोहा में आज भी जैसा कि आपको भी देते हैं, शासन आदेश आया है कि अखिल भारतीय सेवा के जितने भी सदस्य हैं वो स्कूल के बच्चों को एंगेज करेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करना, उनकी समस्याओं को सुनना और एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप कराना था। और इसमें मेरे अलावा एसपी अमरोहा द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और आगे भी कार्यक्रम निरंतर जारी रहे। बढ़ेगा यूपी गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में पुलिस और हत्या के आरोपी समीर उर्फ गट्टू के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस ने संदिग्ध को रोकने का इशारा किया, लेकिन वो भागने लगा। पीछा करने के दौरान बाइक कूड़े के ढेर पर फिसल गई, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर 315 बोर के तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली आरोपी के पैर में लगी है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पास से बाइक, तमंचा, कारतूस, चाकू और नकदी बरामद हुई है।
यूपी के गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हत्या आरोपी गट्टू मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने ऑपरेशन लगड़ा चला करके उसे दबोच लिया है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके आगे पूछताछ कर रही है। हत्या आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पहले से इसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं और इसके अन्य नेक्सस में शामिल लोगों की जांच पुलिस कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में ऑपरेशन लगड़ा कामयाब हुआ है और हत्या के आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। थाना क्षेत्र शालीमार गार्डन अंतर्गत विक्रम इनक्लेव में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें मुश्ताक उम्र 23 वर्ष निवासी विक्रम इनक्लेव की समीर उर्फ गट्टू उम्र 20 वर्ष निवासी थाना क्षेत्र सीमापुरी नई दिल्ली द्वारा चाकू मार दी गई थी। इस घटना के बाद जिसकी इलाज के दौरान राजीव गांधी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। यूपी के शाहजहांपुर के कांट में गौतम मौर्य हत्याकांड के आरोपी समीर अली के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात रही। पुलिस के मुताबिक गौतम मौर्य हत्याकांड के आरोपी समीर अली और उसके साथी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। मृतक के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। प्रशासन की ओर से समीर अली के मकान को अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय पूरा होने के बाद आज 2 बुलडोजरों से मकान का ध्वस्तीकरण किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में कड़ी निगरानी रखी गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की तस्वीर। प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई हुई है। प्रशासन और पुलिस बल इस दौरान तैनात रहा। गौतम मौर्य हत्याकांड मामले में भारी पुलिस बल के बीच मकान का ध्वस्तीकरण, आरोपी के मकान का ध्वस्तीकरण किया गया है। तस्वीर आपको दिखा दें। प्रशासन की बड़ी बुलडोजर कार्रवाई। बाबा का बुलडोजर चल गया है यहाँ पर। यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीर है। गौतम मौर्य हत्याकांड में आरोपी घर पर बुलडोजर चला है। निर्माण था नगर पंचायत कांट द्वारा इसका सर्वे करके उनको अवैध निर्माण को हटाए जाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। 15 दिन का इनको नोटिस पीरियड था। इसमें इनको जवाब देना था। इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके उपरांत नगर पंचायत कांट के द्वारा इस अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की गई थी। इसके क्रम में एसडीएम सदर और उनकी साथ सीओ सदर पूरी पुलिस फोर्स है जो नगर पंचायत कांट को इस अवैध निर्माण को हटाने में पूरा सहयोग कर रही है। अभी तक शांतिपूर्वक सारी कार्रवाई चल रही है। नगर पंचायत कांट की टीम इस अवैध निर्माण को ध्वस्त। देखिए, नगर पंचायत कांट के द्वारा जो अवैध निर्माण यहाँ पे किए गए थे, इन अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध 15 दिवस पूर्व एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें इनको सूचित किया गया था कि यह अवैध निर्माण या तो स्वयं हटा लें या इसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज न प्रस्तुत करें। बीते 15 दिवसों में इनके द्वारा कोई वैध दस्तावेज न ही प्रस्तुत किया गया, न ही ये स्वयं हटाया गया। उसके क्रम में हमारे जो है नगर पंचायत एसएससी अधिकारी के आदेश के क्रम में आज यहाँ ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई आप देख रहे हैं जैसे बैकग्राउंड में ये चल रही है। इसके शाहजहांपुर जिले के कांट नगर पंचायत क्षेत्र में गौतम मौर्य हत्याकांड के बाद यहाँ आरोपी समीर के घर बाबा जी का बुलडोजर दहाड़ रहा है। आप हमारे पीछे दिखाए किस तरीके से पूरा मकान आरोपी समीर का है और इसे बुलडोजर के तहत ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बताते चलें यह घटनाक्रम 31 तारीख का था और उसके बाद ही ये उसके बाद ही जो पीड़ित था उसके परिजन लगातार प्रशासन से डिमांड कर रहे थे कि आरोपी समीर का जो पूरा एनकाउंटर किया जाए और उसके बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चला जाए। इसी के तहत भदरौल के विधायक अरविंद सिंह के सहयोग से पीड़ित परिवार के परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और उनसे गुजारिश की कि उनके साथ न्यायोचित कार्रवाई की जाए। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन शाहजहांपुर से बातचीत की और इस मकान को ढहाने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया। और आपको बताते चलें कि कांट नगर पंचायत क्षेत्र में बना हुआ मकान पूर्णतः अवैध माना गया है, क्योंकि इसका नक्शा नगर पंचायत अधिनियम के तहत पास नहीं हुआ था। दूसरी बड़ी चीज है, इस मकान पर बिजली का बिल लगभग 8 लाख रुपए बकाया था। इसी के तहत 1 या 2 तारीख में इस पर नोटिस चस्पा किए गए, परंतु समीर के घर वालों ने इन नोटिसों का जवाब देना उचित नहीं समझा और साथ ही साथ न ही बिल चुकाने की कोई उन्होंने कोशिश की। इसी के तहत प्रशासन ने स्टैंड उठाया और हमारे पीछे देखिए आप, ये जो मकान है लगातार ढाया जा रहा है और ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। इसी के तहत समीर का ये पूरा का पूरा मकान आज जमींदोज कर दिया गया है और
और आरोपी समीर के मकान को जमींदोज करने के साथ साथ इस योगी आदित्यनाथ का ये मैसेज भी है प्रदेशवासियों को, यदि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा या कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इसके लिए तैयार है और उसकी जितनी भी संपत्ति है उसे जमीन चल और अचल संपत्ति है उसे जमींदोज कर दिया जाएगा, उसको लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। मेरे पीछे की तस्वीरें आप लाइव दिखाइए किस तरीके से मकान रिहायशी इलाके में बना हुआ था, लेकिन और इस पर लगातार आज सुबह से बुलडोजर कार्रवाई जारी है। और आपको बता दें लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि तमाम थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है और एडीएम विथ और एसपी सिटी और 2 प्लाटून पीएससी की भी यहाँ पर बनी हुई है ताकि इस बुलडोजर कार्रवाई में किसी तरीके का कोई व्यवधान ना पड़े। चारों तरफ पुलिस तैनात है और ये बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन की दृष्टि में चल रही है। भारत अपडेट के लिए अभिनव प्रताप सिंह, शाहजहांपुर। बढ़ेंगे आगे। यूपी के आगरा से खबर है। आगरा के अछुनेरा थाना क्षेत्र के ताजपुर नगरिया में युवक की गोली मार करके हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने जीजा के घर पर आया हुआ था और तभी उसे गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ आरोपियों की तलाशी में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूपी के आगरा की तस्वीर है। युवक गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति हो गई। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश है जमकर। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है यूपी के आगरा में। यूपी के अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के बुरावली गांव में नकली ब्रांडेड उत्पाद बेचने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खुशबू ऑयल कंपनी के जांच अधिकारी की शिकायत पर नायब तहसीलदार और रहरा पुलिस की संयुक्त टीम ने कॉस्मेटिक की दुकान पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान दुकान से 100 ml की नकली खुशबू तेल की 500 बोतलें बरामदगी हुई हैं। टीम ने सभी बोतलों को जब्त करके सील कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नईम निवासी उसारी नामी कंपनी के नाम पर नकली तेल बेच रहा था। आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कन्नौज में दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के लिए राहत की खबर है। तकनीकी खामी के कारण प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। अब समाज कल्याण विभाग 1 सितंबर से दोबारा पोर्टल खोलेगा ताकि पात्र छात्र आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें। विभाग के मुताबिक 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच पात्र विद्यार्थियों खातों में छात्रवृत्ति की रकम सीधे भेजी जाएगी। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने पोर्टल दोबारा खोलने के निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के जनहितैषी फैसलों से लाखों युवाओं का भविष्य संवर रहा है। यूपी के मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में स्थित शिव शांति अस्पताल में मरीज के परिजनों से मारपीट मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती बच्चों की देखरेख को लेकर के शिकायत करने पर अस्पताल संचालक और स्टाफ ने बाहरी लोगों को बुला लिया। आरोप है कि लाठी डंडे से लैस लोगों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की है, जिसमें महिलाओं के साथ भी अभद्रता और मारपीट की गई है। घटना में परिवार के कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत करके आरोपियों पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां पर सुदीपी ग्लोबल एकेडमी के 9वीं कक्षा के छात्र वंश कश्यप की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। 22 नवंबर 2023 को हुई छात्र की मौत को लेकर के परिजनों और कश्यप समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। परिवार का आरोप है कि घटना के कई महीने बाद भी नामजद आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं हुई। मृतक के पिता केशव कश्यप का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है, जबकि स्कूल प्रशासन ने इसे दूसरी मंजिल से गिरने का हादसा बताया था। हमारे बच्चे की केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब, एसपी साहब वहाँ अपने के लिए समझ लीजिए मान सम्मान के लिए स्कूल पहुँच जाते हैं। स्कूल के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हर समय यही बोल देते हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। अभी अगर इन्हीं का कोई बच्चा होता तो अभी तक स्कूल में ताला लग गया होता। गिरफ्तारी के साथ ये मुझे खाली ये बता दें कि हम इंसाफ आपको दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो आप मेरे हिसाब से हम स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे जाके। किस स्कूल का मामला, किस में पढ़ता था बच्चा आपका? 9th क्लास में पढ़ता था मेरा बच्चा। तो कैसे क्या हुआ सर? स्कूल वाले बता रहे हैं, स्कूल कह रहा है मेरे बच्चे के साथ हत्या हुई है स्कूल में, और अभी तक एसपी साहब ने और डीएम साहब ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के वडेरिया गांव में पैसों के लेन देन को लेकर के दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में आपसी मारपीट हुई और आपसी मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान मारपीट हुई और एक युवक को लाठी डंडों से पीटने का आरोप है। बुरी तरफ से बताया जा रहा है कि पति को बचाने पहुंची महिला को गोली मार दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना में महिला के पति समेत 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। सभी 4 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। यूपी पुलिस के 23 ट्रेनी आईपीएस को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी होते हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रेनी आईपीएस को पुलिस लाइन जनपदों में तैनाती दी गई है। प्रशिक्षण के तहत फील्ड में काम करेंगे सभी प्रशिक्षु अधिकारी। जो नए नए आईपीएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, प्रोबेशनरी जिनको कहा जाता है, वो प्रोबेशनरी अधिकारी फील्ड ट्रेनिंग करेंगे। 23 आईपीएस अधिकारी फील्ड ट्रेनिंग पर लगाए गए हैं। यूपी पुलिस के 23 प्रोबेशनरी अधिकारियों को जो आईपीएस हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है फील्ड पर। पुलिस लाइन और जनपदों में इनकी जिम्मेदारियों को तय किया गया है। प्रशिक्षण के तहत फील्ड में ये अधिकारी काम करेंगे। वहीं यूपी के कासगंज के सावर थाना क्षेत्र के बापर गांव में 21 वर्षीय यूपी के कासगंज से मामला सामने आया है। सावर थाना क्षेत्र के भापुर गांव में 21 वर्षीय विवाहिता थाना क्षेत्र के भापुर गांव में 21 वर्षीय विवाहिता गायत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। गायत्री की शादी करीब 2 साल पहले शिव कुमार से हुई थी और घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही सीओ सावर दुर्गेश मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। और चलिए बढ़ेंगे आगे। और बड़ी खबर इस बीच आ गई है। बड़ी खबर जानकारी आपको दे दें। इस वक्त की एलडीए के अतिरिक्त प्रभार से सुशील प्रताप को मुक्त कर दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में जिम्मेदारी निभा रहे थे। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के अब कुल सचिव बने रहेंगे। सुशील प्रताप के प्रभार में बड़ा बदलाव किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रभार से सुशील प्रताप को मुक्त किया गया है। ये देखिए जरा, अधिसूचना जारी कर दी गई है। एलडीए के अतिरिक्त प्रभार को संभाल रहे थे और भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव बने रहेंगे सुशील प्रताप। अतिरिक्त प्रभार ये संभाल रहे थे एलडीए में। इसकी सूचना जारी कर दी गई। एलडीए के अतिरिक्त प्रभार से सुशील प्रताप को मुक्त किया गया है। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव बने रहेंगे। यूपी मथुरा पुलिस ऑफिस में गुरुवार सुबह एसी में शॉर्ट सर्किट बाद अचानक आग लग गई। घटना प्रथम तल पर स्थित एक कमरे की है, जहां एसी पास रखे कोड बोर्ड में आग पकड़ ली और कमरे से धुआं उठने लगा। आग की सूचना मिलते ही पुलिस कार्यालय के कर्मचारियों ने दमकल विभाग को जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इसके बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने कमरे का निरीक्षण किया। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के बीच रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। जो 5 प्रमुख नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर नदियां फिलहाल उतार पर हैं और जबकि रामगंगा का जलस्तर करीब 189.80 मीटर है और खतरे का निशान 190.60 मीटर बताया जा रहा है। यानी नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर बाढ़ चौकियों और रेस्क्यू टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। आकलित होता है। पिछले 3 दिन से लगातार हम जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके माध्यम से
बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। हमारा जो गागन नदी का जो जल स्तर है वो स्थिर है और इसी तरह गंगा नदी और जो खो नदी है वो भी उतार की ओर है, लेकिन जो रामगंगा जी हैं। आइए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर इस बीच आगे है। बड़ी खबर इस वक्त की राजनाथ सिंह से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की है दिल्ली में। जेपी नड्डा से भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की है। बड़ी खबर, दिल्ली पहुंच करके राजनाथ सिंह से, रक्षा मंत्री से और जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीर आपको दिखा दें, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के दिल्ली दौरे से सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश की गर्माती हुई नजर आ रही है। आखिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दिल्ली दौरे के मायने क्या हैं? अब इस पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात क्या कहती है? राजनाथ सिंह से मिले हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि।